नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DV लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DV लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। पार्टी यानी बीजेपी के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब न केवल देश के विपक्षी दलों की, जनता की और चुनाव आयोग तो पता नहीं कब इन बातों पर नजर डालेगा या नहीं, लेकिन विदेशी मीडिया की नजरें भी अब मोदी के इन भाषणों पर टिक गई हैं और वो लोग रोज देख रहे हैं कि किस तरह से एक चुनाव जीतने के लिए मोदी अपने ही देश को नुकसान में डाल रहे हैं। विभाजन का दंश जो है भारत ने बहुत लंबे समय तक भुगता है और अभी भी हम सांप्रदायिक विभाजन के से जूझ ही रहे हैं कहीं ना कहीं। एक प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी की जिस पद पर वो बैठे हैं, उस नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस दूरी को कम करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें तो चुनाव जीतना है। मोदी को केवल अपनी सत्ता से मतलब है, अपनी कुर्सी से मतलब है और अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है। इस वक्त तो यही दिख रहा है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस को घेरे में रखने के लिए या उस पर आरोप लगाने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे हिंदू मुसलमान के बीच की खाई और बढ़ जाए, लोगों में आपसी संदेह बन जाए, लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए, लोगों का दूसरे दलों पर से भरोसा उठ जाए। क्योंकि झूठ के पैर हालांकि नहीं होते हैं, इसलिए झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, लेकिन फिलहाल मोदी के हाथ में पूरा प्रचार तंत्र है और वो प्रधानमंत्री हैं, तो बहुत से लोग उनकी बात को सच भी मान सकते हैं। लेकिन गनीमत है कि इस देश की जनता में इतनी जागरूकता है कि वो मोदी की हर बात को 100% सच नहीं मान रही है। पहले मान चुकी, 10 साल भुगत लिया उस जनता ने भी, इसलिए अब जनता भी जागरूक हो गई है और इसका प्रमाण मिला हमें पहले चरण के मतदान में, जहां पर ये खबरें आई कि जहां 102 सीटों पर जहां पर वोट डले हैं, वहां पर बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और इसको देखकर ही मोदी इतने घबरा गए, बौखला गए कि अब उनके बोल जो हैं बहुत बिगड़ गए हैं। परसों उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के लिए जो कुछ कहा कि वो संपत्ति जो है आपके मंगलसूत्र को छीनकर मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं, आपकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट देना चाहते हैं। फिर वो कल अलीगढ़ पहुंचे, वहां उन्होंने फिर वही सारी बातें कही। आज फिर मोदी राजस्थान में थे और आज संयोग है कि हनुमान जयंती भी है, तो यहाँ पर मोदी ने बजरंगबली की एंट्री करा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि मौका भी है, दस्तूर भी, तो चलो मैं फिर एक बार सांप्रदायिक यहाँ पर खेल करने की कोशिश कर लेता हूँ। और फिर उन्होंने बजरंगबली को लेकर वापस एक झूठ बोला। कर्नाटक में जो कुछ हुआ उस घटना का झूठा वर्णन यहाँ पर मोदी ने किया। तो कुल मिलाकर मोदी की सारी बातें, यानी वो इधर बोलते नहीं है और 2 मिनट में वो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मोदी ये झूठ बोले जा रहे हैं और इस तरह वो अपने बयानों से बीजेपी की मुसीबत ही बढ़ा रहे हैं। तो आज मोदी के इन बयानों से बीजेपी की मुसीबत किस तरह से बढ़ रही है, इस पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज मोदी फिर राजस्थान में थे और वहां फिर से उन्होंने बजरंगबली की आज उन्होंने एंट्री करा दी। एक बार हम देख चुके हैं कि कर्नाटक चुनाव के वक्त मोदी ने बजरंग दल पर बैन को बजरंगबली का अपमान से जोड़ दिया था। आज उन्होंने कर्नाटक की एक घटना का झूठे तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया और उसके अलावा भी यहाँ उन्होंने परसों यानी राजस्थान में ही बांसवाड़ा में जो कुछ उन्होंने बातें कही थी जिसका झूठ सामने आ गया, उसके बाद मोदी आज उसी बात को फिर से दोहराते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं मैं सही कह रहा हूं और बाकी तमाम लोग गलत हैं। जबकि देश में भी बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और विदेशों में भी अब इसके खिलाफ आवाज उठ रही है या उसकी आलोचना हो रही है कि किस तरह से मोदी अपने ही देश को नुकसान में डाल रहे हैं। तो मोदी के बयान जो हैं क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं कि आज राजस्थान में मोदी ने क्या कहा। मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस
आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमलेंदु जी, बहुत अच्छा तो नहीं लगता इस झूठ को बार बार सुनना और जिस तरीके से मोदी बोलते हैं उसे सुनना, लेकिन फिर भी मजबूरी है आपकी भी, हमारी भी, और दर्शकों को भी ये सुनना पड़ेगा ही, क्योंकि सुनेंगे तभी तो समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है, किस अंदाज में कहा जा रहा है। उनके मोदी के बोलने का ढंग देखिए, मिर्ची लग रही है। गाली शब्द का इस्तेमाल तो वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि वाकई टॉनिक है उनके लिए, क्योंकि वो जितना पिएंगे उतना उनको ऐसा लगता है कि उतने उनके वोट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर वो जिस झूठ की बात कर रहे हैं और जो इससे बता रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई, कांग्रेस में घबराहट मच गई, स्वीकार करो अगर हिम्मत है तो। कांग्रेस ने तो स्वीकार किया है, कल गई थी कांग्रेस और चुनाव आयोग के पास, उनकी मोदी की चुनौती को स्वीकार करके वो चुनाव आयोग भी पहुंची और उसने बताया कि ये इस तरह से गलत बात कर रहे हैं और आप उस पर एक्शन लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मोदी से समय भी मांगा है कि भाई आप मुझे मिलने का वक्त तो दीजिए ताकि मैं आऊं और आप बताऊं कि मैनिफेस्टो में क्या है और क्या नहीं है। मेरा ख्याल है अभी तक तो वक्त शायद मिला नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या मोदी इस तरह की बातें करके क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले ही वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसान कर चुके हैं। बीजेपी को क्या अब भी मोदी को इस तरह से आगे करना चाहिए? अमलेंदु जी। सर मित्रा जी, असल में चूंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी को पूरी हाईजैक कर चुके हैं तो अब इस बीच चुनाव में मोदी को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। जब तक कि मोदी हार नहीं जाए तब तक भारतीय जनता पार्टी मोदी से मुक्त नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कुछ इस पर मंथन चल रहा है। वहाँ की जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है और आरएसएस के अंदर शायद ये मंथन चल रहा है कि मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। अगर भाजपा को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये जो है मतलब नारा एक तरीके से चलने लगा है कि भाजपा की मजबूरी है, मोदी को हटाना ज़रूरी है। ये शायद नारा वहाँ निकलना शुरू हो गया है और पहले चरण में उसका साफ असर देखा गया है। और दूसरे चरण का जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वो भी यही जताई जा रही हैं कि यहाँ भी यही नारा चल रहा है कि भाजपा को बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये वहाँ नारे चलना शुरू हो गए। मोदी ने जिस तरीके से सुमित्रा जी इस देश का तो नुकसान किया ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देश से ज़्यादा नुकसान किया है। देश तो खैर किसी तरीके से संकट से उबर लेगा, चूँकि 4 जून के बाद मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो देश अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से निकाल लेगा। लेकिन बीजेपी क्या करेगी 4 जून के बाद, ये बीजेपी को सोचना है। चूँकि मोदी ने बीजेपी को इस ऐसे मुकाम पर ले आके खड़ा कर दिया है जहाँ से बीजेपी के पास बचने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जिस तरीके से एक तो बाहरी लोगों का कब्जा कराया है मोदी ने बीजेपी के ऊपर, संघ के जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते थे वो सब पीछे धकेल दिए गए हैं और बाहरी लोगों ने आकर के इस तरीके से देखा जाए बीजेपी के ऊपर कब्जा कर दिया है। असली बीजेपी बची ही नहीं है तो बीजेपी के लिए ये बड़ा संकट है कि अब बीजेपी बचेगी कैसे, ये कुल मिलाकर के भी है। लेकिन जो मोदी बोल रहे हैं शर्मिष्ठा जी, उसकी सारी दुनिया में जिस तरीके से गूंज सुनाई दे रही है और जिस तरीके से भारत की बदनामी हो रही है, ये बड़ा संकट का विषय है। क्योंकि दुनिया ये नहीं कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री इस तरीके की बातें कर रहा है। दुनिया कह रही है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, किस तरीके से इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। यानी कि मोदी जो है वो बदनामी पूरी दुनिया में भारत की करा रहे हैं। बनने चले थे विश्व गुरु, लेकिन वो जो है विश्व गुरु बन करके पूरी दुनिया में समझे जा रहे हैं कि ये विश्व गुरु है। और ये पत्रिका ने, जो अमेरिकी पत्रिका थी, उनको जो डिवाइडर इन चीफ लिखा था, उसको नरेंद्र मोदी जो वो सत्य साबित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से आज हनुमान जयंती के दिन मोदी ने हनुमान जी का प्रयोग किया है अपने भाषण में,
ये निश्चित तौर पर कर्नाटक की याद दिलाता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को दंडित किया था, शायद बजरंगबली इस चुनाव में भी जो है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो है दंडित करेंगे, चूँकि हनुमान जी जो हैं वो न्याय के देवता हैं और वो साफ हृदय वाले, स्वच्छ हृदय वाले देवता हैं और किसी भी तरीके का छल कपट जो है और एक तरह से कहा जाए कि जो चरित्र में किसी भी तरीके की गिरावट जो है उसको वो जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है, हनुमान जी का गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने को, राम जी का गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले को निश्चित तौर पर दंडित करते हैं। उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी को दंडित किया था, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा गया था। इसी तरीके से मोदी जिस तरीके से हनुमान जी को लेकर के हनुमान जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हनुमान जी इस लोकसभा चुनाव में मोदी को और बीजेपी को दंडित करेंगे। कुल मिलाकर के मोदी का जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से मोदी लगातार उस पर बढ़ रहे हैं, और आपने भी कहा कि भाई मोदी ने तो चैलेंज दिया कि वो स्वीकार करो, तो मोदी को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हाँ खड़गे जी आइए, हम और आप बैठ कर ये बात करते हैं, उसका लाइव प्रसारण करेंगे और आप अपना घोषणा पत्र पढ़ के सुनाइएगा और मैं उसमें बताऊंगा कि इसमें कहाँ जो है मनमोहन सिंह का लिखा हुआ इसमें शामिल है इस घोषणा पत्र में। फिर मोदी बता रहे हैं कि वो 2006 में जो थे मुख्यमंत्री की हैसियत से शामिल थे। अब मोदी के ही जो सिपह सालार हैं, जो मीडिया के लोग हैं, अब वही ब्लैक एंड व्हाइट करके बता रहे हैं कि मोदी ने के मनमोहन सिंह ने इस तरह की कोई बात कही नहीं थी। तो यानी मोदी की जो आर्मी है, जो मीडिया आर्मी है, वही मोदी को झूठा साबित कर रही है। तो हम तो मोदी को झूठा साबित क्या करेंगे, लेकिन मोदी की आर्मी अगर मोदी को झूठा साबित कर रही है तो मोदी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उनको उनकी ही आर्मी जो वो झूठा साबित कर रही है। इसका मतलब दाना पानी ठीक तरीके से या तो नहीं पहुंचा है या फिर उस आर्मी को भी लगने लगा है कि मोदी अब जाने वाले हैं, तो वो भी सत्य की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू कर चुके हैं। सर मित्रा जी जी बिल्कुल, हवाओं में जो बदलाव है उसके रुख में वो ये महसूस सभी और होने लगा है और सबको एहसास हो रहा है कि बदलाव होने लगा है और मोदी शायद 4 जून के बाद पीएम ना रहे, तो इसीलिए अभी से उनके जो अभी तक बहुत करीबी होते थे वो उनसे किनारा शायद अब कर रहे हैं। बहरहाल मोदी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनौती शायद स्वीकार नहीं की या अभी तक उनको मिलने का वक्त नहीं दिया, वरना ये खबर आ जाती कि खड़गे और मोदी मिल रहे हैं और खड़गे बता रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि क्या क्या लिखा है। बहरहाल खड़गे अभी तक शायद न बता पाए, लेकिन वैसे सोशल मीडिया पर तो बता ही रहे, लेकिन मोदी को अगर ना बता पाए तो मोदी जी के लिए हम थोड़ी जानकारी दे दें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका जो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि सत्ता में आने पर आय और संपत्ति के असमानता के मुद्दे पर विचार करेगी। असमानता का मुद्दा तो वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि राहुल गांधी ये बात बार बार बोल रहे हैं कि ये फैक्ट है कि 22-23 लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। तो ये आर्थिक असमानता जिस देश में रहेगी तो उस देश में सबका विकास कैसे होगा। नारा तो मोदी का ही था कि सबका साथ और सबका विकास। अगर सबका साथ केवल 2-3 लोगों का साथ और 2-3 लोगों का विकास और बाकी लोग केवल 5 किलो राशन की लाइन में खड़े रहें, तो फिर ये कहां का न्याय होगा। कांग्रेस इसी न्याय को लाने की बात कर रही है, इसी अन्याय को दूर करने की बात कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जो उसका पहला अध्याय है उसका समानता शीर्षक है और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है और लिखा है कि SC, ST और OBC भारत की आबादी में 70% हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन शीर्ष पदों और कारोबारों में उनकी भागीदारी काफी कम है। तो यहाँ पर भागीदारी की बात लिखी है, कहीं ये नहीं लिखा कि कांग्रेस अपने कुछ खास लोगों को, जो अभी मोदी ने, अभी आपने सुनी जो बात कि कुछ खास लोगों को, कौन है ये खास लोग, किनकी ओर मोदी का इशारा है। जाहिर है मुस्लिमों की ओर, क्योंकि उन्होंने परसों भी यही बात बोली कि मुसलमानों को आपकी संपत्ति बांट दी जाएगी। कल अलीगढ़ में भी कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही थी और आज अभी हम देख रहे थे कि अब वो बजरंगबली की एंट्री मोदी ने करा दी है। बजरंगबली पर उन्होंने क्या कहा, इसको सुन लेते हैं। मेरा ख्याल आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए।
अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई। बहुत ही खराब तरीके से मोदी एक बार फिर धर्म को लेकर यहाँ पर विभाजन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को लेकर फिर उन्होंने वही झूठ बोला जो इस बार वो जब से राम मंदिर का उद्घाटन किया उसके बाद से हर मंच से वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का पाप है, कांग्रेस को हमने बुलाया वो नहीं आई, कांग्रेस ने बड़ा अनर्थ कर दिया, कुछ इसी तरह से वो बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ भी खड़गे जी ने उन्हें चैलेंज किया था कि भाई आप मेरे और जैसे दलित समुदाय के लोगों को आप जिस दिन आने देंगे, या आपने खुद ने राष्ट्रपति को क्यों नहीं नए संसद के उद्घाटन पर बुलाया था। ये सारी बातें तो खड़गे जी ने की हैं। और यहाँ मोदी फिर जिस तरीके से यहाँ जो कर्नाटक वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी, ये घटना भी झूठ है। मतलब बिल्कुल मारपीट हुई थी और उस समय अजान चल रही थी और वो दुकानदार वहां पर हनुमान चालीसा सुन रहा था और 5-6 लोगों ने उसे पीटा था, लेकिन ये किसी भी तरह से सांप्रदायिक घटना नहीं थी। इसका खुलासा तो खुद वहां की पुलिस और वहां के जो बीजेपी एमएलए उन्होंने भी किया था। ये सब तेजस्वी सूर्या का ये सांप्रदायिकरण इसको पूरा उन्होंने किया था क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया था, जबकि हकीकत कुछ और थी। वो आपसी लड़ाई थी और जिसमें 5-6 लोगों ने एक दुकानदार को पीटा था। संयोग से पीटने वाले मुस्लिम थे और पिटने वाला हिंदू था। लेकिन ऐसी झगड़े लड़ाई इस देश में हमेशा से होते रहे हैं और इसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जिस कांग्रेस की बात जो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब आपको रामनवमी नहीं मनाने दी जाएगी और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी जाएगी, तो अमलेंदु जी 60 साल तो कम से कम कांग्रेस ने राज किया ही है। कभी भी तो हिंदुत्व ऐसे खतरे में नहीं आया जिसका डर मोदी इस समय दिखा रहे हैं। तो क्या ये एक झूठी बात को इस तरह से बताकर, हम लोग बहुत पहले बचपन में किस्से कहानियों में सुनते थे गप्पी लोगों की बातें, जो गपोड़ शंख होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गप्पे हाँकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये गप्पे हाँकने का ये रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं। ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आखिर ये किस तरह से अपना इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे कि भारत में एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ जिसे 2 टर्म लगातार मिले, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए वो अपने काम नहीं गिना पाया, उसको केवल झूठ का सहारा लेना पड़ा। और क्या वो इस झूठ का सहारा लेकर सत्ता में बने रह पाएंगे अमलेंदु जी? समिता जी, एक तो भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो ये 10 साल जो है वो काले अध्याय के रूप में इतिहास में लिखे जाएंगे कि ये भारत का काला अध्याय था, जब भारत की जनता ने गलती करके एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन लिया जो लगातार मिथ्यावाचन करता था और जिसके पास सत्य बोलने के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यावाचन ही करता था। तो ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अब ये मसला अलग है कि वो कितना जो था जनता ने उसे मत दिया था, कितना मशीनों के जरिए आया था, ये मसला अलग का है। वो बहस का एक विषय हो सकता है कि वो मशीनों के जरिए आया था कि जनता के जरिए आया था, बहरहाल अलग मसला है। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके की मोदी बातें कर रहे हैं और जिस तरीके की घटनाओं को जिक्र कर रहे हैं, ये सब मिलाकर के मोदी की अब हताशा को जाहिर कर रहा है एक तरीके से। पहले चरण के मतदान के बाद जो खबरें आई हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी की आप किसी भी शीर्ष नेता से अगर बात कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात कीजिए, तो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी तरीके से पिछड़ गई है और सरकार बनाने की सीमा से तो पहले चरण के बाद ही बाहर चली गई है, इतना उसको नुकसान हो चुका है। तो ये आप देख सकती हैं कि आगे चरणों में क्या होने जा रहा है, ये मोदी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्योंकि मोदी के पास एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां भी सारी रिपोर्ट देती हैं कि किस तरीके से क्या मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पे बातचीत हो रही है। जनता जो है वो मुद्दों की बातें कर रही है, वो मोदी के इन झांसों में नहीं आना चाहती है जिन झांसों को 10 साल तक लगातार जनता आती रही है।
कि उन्होंने देख लिया कि 10 साल में मोदी ने इधर जनता को झांसों में फंसाया और कोई नया इसी तरीके का शगुफा छोड़ा, उसके पीछे मालूम पड़ा कि देश बेचने का कोई पुनीत कर्तव्य जो था वो मोदी ने अपना पूरा कर लिया, अपने मित्रों को कुछ ना कुछ उठा करके देश की संपत्ति बेच दी। तो ये जनता अच्छे तरीके से अब समझ रही है कि आपने ताली थाली बजवाई और किस तरीके से आपने उन कंपनियों से चंदा वसूली कर ली जिन कंपनियों की दवाइयाँ फेल हो चुकी थी, और उन के जरिए आपने जो था वो चंदा वसूली कर ली। इसका मतलब आपने जनता को एक तरीके से कहा जाए कि वो उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया, ये समझ में आ गया। शर्मिष्ठा जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है मेरठ का। एक दुकानदार है, वो बता रहा है कि वो अरुण गोविल जो है उनके वहाँ निकले और वो उसने जय श्री राम करके जैसे उसने ऐसे करके हाथ ऊपर उठाए, इतने में उसकी जेब कट गई, 36,000 रुपये निकल गए। उसके साथ साथ राहुल गांधी का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसी को साथ में क्लिप रख करके, कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि जेब कतरा जब आता है तो किस तरीके से करता है। एक आता है वो बातों में लगाता है, दूसरा आता है वो आकर के जेब काट देता है, और तीसरा जो वो धमकाता है। इस तरीके वो वीडियो भी उनका साथ साथ वायरल हो रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि जेब कतरा जिस तरीके से आता है, जेब काटता है, वो मेरठ की घटना ने साबित कर दिया कि किस तरीके से जेब कतरे जो आकर के जेब काटते हैं। और वो भाजपा समर्थक जो बता रहा है कि उसने जैसे जय श्री राम करके ऊपर हाथ उठाए उसकी जेब कट गई। तो अब मोदी जी क्या कर रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी का वो वीडियो, मेरठ का वो वीडियो जो है वो साथ साथ वायरल हो रहा है। बहुत कुछ समझा जा सकता है कि असल मुद्दा क्या है और किधर जो है बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी जिस झांसे में लगाने की बातें कर रहे हैं और जनता की जेब कटने की जो तैयारी हो रही है वो समझा जा सकता है। दूसरी खास बात शर्मिष्ठा जी ये कि मोदी अगर किसी मसले को उठाते हैं तो उसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में डिकोड करने की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे तो वो काला धन और भ्रष्टाचार में बहुत बातें करते थे कि काला धन लेकर के आएंगे। काला धन तो नहीं आया, लेकिन जो नोटबंदी मोदी ने की उसके जरिए महिलाओं की जो जमा पूंजी थी वो सब निकाल करके बैंकों में पहुंच गई, महिलाएं थी वो खाली हो गई। अब मोदी ने शर्मिष्ठा जी मंगलसूत्र की बात कही है, तो क्या इसका इशारा ये है कि मोदी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गए तो महिलाओं के मंगलसूत्र जो है उसको भी गिरवी रखवा देंगे और बैंकों से उसको भी निकलवा के जो कहीं और जमा कर दिया जाएगा? ये बड़ा खतरा देश के सामने, और देश को इसको अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है कि मोदी जो कहते हैं वो बेसबब नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पूर्व संकेत जो है, पूर्वाभास निश्चित तौर पर होता है। तो मोदी ने अब जिस तरीके से मंगलसूत्र की बात कही है, इसका मतलब समझा जा सकता है कि अगली तैयारी मोदी की है कि अगर सत्ता में आते हैं तो जिस तरीके से नोटबंदी करके महिलाओं का जो बचत थी उसको बैंकों में जमा करवा के अपने मित्रों को बांट दिया, उसी तरीके से महिलाओं के मंगलसूत्र भी मोदी रखवा लेंगे। ये खतरा जो है देश के सामने एक है। मुझे लगता है कि जनता इस खतरे को अच्छे तरीके से भांप रही है और इसलिए मोदी की परेशानी बढ़ती जा रही है कि वो समझ रहे हैं कि जनता जो है उनके असली एजेंडे को और उनकी असली नीतियों को अच्छे तरीके से समझ रही है कि मोदी करना क्या चाहते हैं और बोलते मोदी क्या है, ये सबके सामने अच्छे तरीके से आता जा रहा है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीज़ें सब शुरू हो गई हैं उससे भी मोदी की बेचैनी एक तरीके से बढ़ना शुरू हो गई शर्मिष्ठा जी। तो मोदी के बयान जो है ये कुल मिलाकर के किसी की परेशानी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संघर्ष इसको निश्चित तौर पर बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे इसको समझाया जा सकता है शर्मिष्ठा जी। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही अमलेंदु जी की मोदी कुछ भी बोल रहे हैं तो फिर उसको हम केवल ये ना माने कि वो कांग्रेस पर हमला है, बल्कि हम ये संभल जाएं कि ये चेतावनी है कि अब अगर वो सत्ता में आए तो फिर कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे कि इस बार महिलाओं का जो स्त्री धन जो कहा जाता है, जो उनकी संपत्ति है, उनके मंगलसूत्र या उनका जो बाकी सोना है, चांदी है, उस पर अब इनकी नजर है। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि वो यही है कि भाई देखो वो तुमसे लूट लेगा तो तुम मुझे दे दो, मैं उसको संभाल कर रख लूंगा। ये वाली बात जो है कुल मिलाकर मोदी ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोग अब बैंकों में जो उनका लॉकर हुआ करता था वो अब छोड़ रहे हैं, क्योंकि लॉकर रखना अब महंगा हो गया है। बैंक में ऑपरेट करना अब वैसे ही महंगी होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अब चार्जेस अलग अलग लगने लगे हैं। और अब इसमें लॉकर, जिसमें लोग आमतौर पर अपना रख लेते थे जो उनका सोना जेवर जितने होते थे और उसके बाद निश्चिंत रहते थे कि वहां ये सुरक्षित रहेगा, लेकिन मोदी ने अब जिस तरह से ये बात छेड़ दी है तो उसमें सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, किसानों की आय भी दोगुनी करने का वादा मोदी ने ही किया था, और उसके बाद यह हुआ कि उसके पहले वो कृषि कानून ले आए किसानों को बिना बताए, और उसके बाद उसमें बहुत सारे खुलासे ये हुए कि गोडाउन किसके हवाले होना है और सारे किसानों के खेत किसके हवाले होना है, वही 2-4 लोगों के हवाले जिनके पास इस समय देश का ज्यादा से ज्यादा संसाधन ऑलरेडी दिया जा चुका है। और जहां तक मंगलसूत्र वाली बात जो मोदी बार बार बोल रहे हैं, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को उनसे ये सवाल करना चाहिए कि नोटबंदी में जो लोग खड़े रहे, एक तो आपने उनकी बचत तो छीन ही ली, जिन लोगों की मौत हुई उन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने से आपने वंचित कर दिया। कोरोना में कितने लोग इसी तरह से मारे गए। अमलेंदु जी, एक बड़ा मार्मिक दृश्य याद होगा कि एक महिला किस तरह अपने पति को एम्बुलेंस में मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे कितने लोग हो गए जो इस तरह से, कितनी महिलाएं ऐसी विधवा हो गई। उसके बाद आप याद करिए, ये जैसे पुलवामा की जो घटना हुई, या हमारे सैनिक जो
सीमाओं पर खड़े हैं, जो इस तरह से मारे जा रहे हैं, उनके आप उन विधवाओं के बारे में आप सोचिए। तो ये सारे मंगलसूत्र छीनने का काम तो मोदी कर रहे हैं और उसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं 10 साल तो आप थे ना सत्ता में, तो आपने ऐसा क्या कर लिया कि महिलाओं के पास मंगलसूत्र ही नहीं बचा बल्कि उनकी संपत्ति भी बढ़ गई। आप एक उदाहरण देकर बता दीजिए। तो यहाँ पर तो मेरा ख्याल है महिलाओं को आगे आकर मोदी से ये पूछना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप बताइए कि आपने हमारे लिए असल में क्या किया, केवल हवाई बातें छोड़ दीजिए। कल अलीगढ़ में वो थे तो वहां उन्होंने 3 तलाक की बात कर ली, मतलब राजस्थान में थे तो वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।